नमस्कार, मैं विवेकानंद दिल्ली विश्वविद्यालय के श्यामलाल महाविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान पढ़ाता हूँ। मैं मूलतः महाराष्ट्र राज्य में गढ़चिरौली ज़िला, जो एक बहुत पिछड़ा ज़िला समझा जाता है, उस ज़िले में एक पिछड़ी तहसील है भामरागढ़ तहसील। उस तहसील में 60 घरों का एक छोटा गांव है कुक्कामेटा, वहाँ का रहने वाला हूँ। आज मैं आपसे ये जो संवाद करना चाह रहा हूँ, मेरे गाँव के इस नदी से मैं आपसे संवाद कर रहा हूँ। इसी नदी में हम बचपन में यहाँ पर नहाया करते थे, यहाँ पर ही हमने तैरना सीखा। आप अभी अगर आसपास का ये जो एरिया देखते होंगे, तो इस एरिया में आप देखोगे कि पूरी तरह से एक प्रकार से ग्रीनरी है, एक हरित प्रदेश है ये यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ की जो ऑक्सीजन है विपुल प्रमाण में मौजूद है यहाँ पर। इसलिए जो श्वसन के जो बीमारियाँ होती है या फिर रेस्पिरेटरी जो डिजीज़ हम कहते हैं, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली के बड़े समय तक, अब तो नवंबर में शुरू होता है और पूरा जो विंटर सीज़न होता है, इस सारे समय में एक प्रकार का भयावह प्रदूषण वहाँ पर होता है। लोगों को मास्क पहनने पड़ते हैं और अनेक प्रकार के प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। मेरे गांव में इनमें से किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर ग्रीनरी है, कितनी ज़्यादा यहाँ की हवा शुद्ध है। मैं आज जो आपसे संवाद कर रहा हूँ, किसी एक चीज़ की ओर ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूँ। हाल ही में हमने सुना होगा कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ COP28, मतलब यह जो 1992 में जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED, या जिसे शॉर्ट में अर्थ समिट 1992 कहा जाता था, वह जो 1992 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, रियो डी जनेरियो नाम के ब्राज़ील का जो शहर है, वहाँ पर पहली बार वह कॉन्फ्रेंस हुई। और उस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह तय किया गया कि जो एनवायरनमेंट की एक प्रकार से जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उस डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए और अनेक प्रकार के जो कार्बन एमिशंस हो रहे हैं, जिसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियां फैल रही है, ग्लोबल वार्मिंग की जैसी समस्या हम सह रहे हैं उसको, इन सब चीज़ों को लेकर के एक प्रकार से उस पर उपाय ढूंढना चाहिए। इसलिए सारा वैश्विक समुदाय जो है वह साथ में आकर के, वह जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, वह कॉन्फ्रेंस 3 जून से लेकर के 14 जून 1992 में हुई थी। और उस कॉन्फ्रेंस में यह तय किया गया, और उसी कॉन्फ्रेंस का जो नतीजा था वह UNFCCC, इस फ्रेमवर्क कन्वेंशन, इसका मतलब यह हुआ कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और इस UNFCCC, इस एक संधि का एक निर्माण किया गया, जिसके माध्यम से ये जो वैश्विक पर्यावरणीय समस्याएं हैं, उन पर्यावरणीय समस्याओं पर उपाय ढूंढने के लिए प्रयास करने की बात कही गई। और इसको जो UNFCCC के माध्यम से ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ मतलब जो देश ये UNFCCC, यह जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज नाम की जो संधि बनी, इस संधि के जो भी देश सिग्नेटरीज रहे, जिन देशों ने हस्ताक्षर किए, इसका मतलब कि उन्होंने इस बात को मंजूर किया या स्वीकारा कि हम यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से जो वैश्विक स्तर पर जो भी पर्यावरणीय समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर समाधान ढूंढने के लिए कोशिश करेंगे। और उस कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ के 2022 तक जो है 198 उसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ है, मतलब 198 जो देश है उस ट्रीटी, यह जो संधि है, यह जो ट्रीटी है, इस ट्रीटी के सिग्नेटरीज है। 2022 तक 198 इतने उसके सिग्नेटरीज है। तो यह कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी, जो पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी जो हुई थी, वो बर्लिन में हुई थी मार्च 1995 में। तब से लेकर के प्रतिवर्ष यह कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज नियमितता से प्रतिवर्ष हो रही है। 2020 में वो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ की जो बैठक थी, जहाँ पर देशों को मिलना था और जो भी उन्होंने निर्णय लिए थे, या फिर जिन चीज़ों को उन्होंने स्वीकृत किया था कि पर्यावरण के ये जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को सुधारने के लिए हम कोशिश करेंगे, उसके लिए
उन्होंने जो भी स्वीकृति दी थी उन पर क्या हुआ, इसकी चर्चा करने के लिए प्रतिवर्ष सारे देश जो है 198 देश जो इसके सिग्नेटरीज है वो साथ में बैठ करके उसकी चर्चा करते हैं। तो उन 2020 में वो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ की बैठकें नहीं हो पाई थी क्योंकि तब कोविड-19 जो था उसका सामना हम कर रहे थे। तो आज इस वर्ष जो हुई कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज जो है इस वर्ष जो हुई है यह 28 मतलब ये 28 बैठकें ये कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ की अभी तक हुई थी। और इस वर्ष की कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ की जो बैठक हुई वो एक्सपो सिटी दुबई जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आता है वहाँ पर वो बैठक हुई थी। तो इस प्रकार से जो बैठकें हो रही है नियमितता से उस पर विचार विमर्श हो रहा है। लेकिन यहाँ से जो भी संधियाँ या फिर जो भी अग्रीमेंट डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं या भी जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो किसी भी देश के पर बंधन कारक नहीं है, नॉन बाइंडिंग स्वरूप की है। दे आर नॉन बाइंडिंग इन देयर नेचर। बट बहुत सारे देशों ने इस बात को स्वीकार लिया है और कोशिशें भी हो रही है। अब ये बात जब मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आज जो ये संवाद आप लोगों से कर रहा हूँ वो इसलिए भी है कि जब हम एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो एनवायरनमेंट के या फिर पर्यावरण के सानिध्य में रहकर अगर बात करें तो वो बात अच्छी होगी। इसलिए मैं मेरे गांव में आया था मेरी माँ को मिलने के लिए और मैंने सोचा कि इस बात पर चर्चा होनी चाहिए। और अब हम जब एनवायरनमेंट की चर्चा करते हैं तो या पर्यावरण की जब चर्चा करते हैं तो पर्यावरण बनाम विकास इस प्रकार की बात भी सामने आती है। पर्यावरण बनाम विकास मतलब अगर पर्यावरण को सुरक्षित रखना है तो फिर विकास संभव नहीं होगा, ऐसा मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। अब विकास अगर नहीं हो सकता या फिर विकास नहीं हुआ तो भारत जैसे देश में जहाँ पर हम सबसे बड़ी आबादी वाला देश है विश्व में और हमारी जनसंख्या की जो घनता है जो डेंसिटी है वो इतनी बड़ी है, आज भी बहुत सारे लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे या फिर अत्यंत कम सुविधाओं में जीवन बसर करने के लिए मजबूर है। तो उनके जीवन में सुधारना किस प्रकार से की जा सकती है यह भी एक समस्या है। इसलिए भारत जैसे देशों का यह कहना है कि एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखना यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है। इट्स अ कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है ज़रूर है, लेकिन अगर हम देखें पूरी भारत जैसे जो विकसनशील राष्ट्र है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है इनकी विकास की यात्रा हाल ही के दिनों में पिछले कुछ वर्षों में हम कह सकते हैं 60 या 50 या 60-70 वर्षों में हुई है। लेकिन अगर हम यूरोप के संदर्भ में बात करें या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संदर्भ में बात करें तो उन्होंने अपने विकास की यात्रा कई सदियों से उन्होंने शुरुआत की। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने के बाद या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन औद्योगिक क्रांति के बाद ही उन्होंने अपने विकास की यात्राओं की शुरुआत की है। और इसलिए जो आधुनिक विकास के मानदंड है जो मॉडर्न डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हम जिन्हें कहते हैं उन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स के पायदानों या उस परिमाणों पर वो बहुत आगे है, बहुत ऊपर है। जबकि भारत जैसे विकसनशील राष्ट्र जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है विकास के बहुत सारे जो मानदंड है उन मानदंडों पर वे निचले पायदान पे खड़े हैं या उस सीढ़ी पे बिल्कुल बॉटम लेवल पे बहुत सारे देश आते हैं। तो इन परिस्थितियों में भारत का यह कहना है कि प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट इज़ द कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी बट दिस हैज़ टू बी द डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब ये जो कार्बन एमिशंस के जो टारगेट्स है वह टारगेट्स ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है यूरोप पर्टिकुलरली वेस्टर्न यूरोप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या जो फर्स्ट वर्ल्ड जिन्हें पहले कहा जाता था ये फर्स्ट वर्ल्ड के जो देश है उन्होंने ज़्यादा जिम्मेदारियां लेनी चाहिए। और इसी के साथ में जो नए जो टेक्नोलॉजी है जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी या पर्यावरण से एक पोषक ऐसी जो टेक्नोलॉजी है तकनीकी है अगर वो तकनीकी का निर्माण अगर वेस्टर्न यूरोप में हो रहा है या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हो रहा है तो उस टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफ़र है वो स्मूथ होना चाहिए। बहुत ज़्यादा भारत जैसे विकसनशील राष्ट्रों पर वह टेक्नोलॉजी को खरीदना उस टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ पर आरोपित करने के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए इंस्टॉल करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आना चाहिए। इसलिए भारत का यह कहना है कि प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट इज़ द कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी बट दैट हैज़ टू बी द डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे कहा जाता था जिसे CBDT ऐसे शॉर्ट फॉर्म में उसे कहते हैं।
इस बात को लेकर के भारत, चाइना या जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हम जिनको कहते हैं, ब्राज़ील, रशिया, चाइना, भारत तो है ही उसमें, साउथ अफ्रीका, यह सारे जो देश है और इस प्रकार के जो विकसनशील राष्ट्रों के, या आज के समय में हमने G20 के समय हमने सुना होगा ग्लोबल साउथ, वैश्विक दक्षिण जो है, दक्षिण के देशों का यह कहना हुआ। अब इन सब चीज़ों के बावजूद भी हमने, अगर हम देखेंगे तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इंटरनेशनल सोलर एनर्जी अलायंस जो है, उस संदर्भ में हमने पहलकदमी ली। उसका अंतर्राष्ट्रीय जो मुख्यालय भी जो है वो भारत में है, नोएडा में है। तो इस भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस संदर्भ में बहुत सारी पहलकदमी की है और बहुत सारे जो मानदंड है, उन मानदंडों पर हम समयावधि के भीतर ही हम उन मानदंडों को प्राप्त करने में, उन टारगेट्स को अचीव करने में हम सफल रहे हैं। पर और मैं इस बात को लेकर आपको आना चाहता हूं कि विकास बनाम पर्यावरण, देखिए कि पर्यावरण की सुरक्षा होना अत्यावश्यक है। आप यह पर्यावरण देख पा रहे हैं, इस पर्यावरण की सुरक्षा होनी चाहिए। यहाँ के पेड़, यहाँ पंछी, यहाँ की जो वन संपदा है, यहाँ के प्राणी है, पशु है, इन सब चीज़ों की सुरक्षा होने की आवश्यकता है। अब इन चीज़ों की सुरक्षा होना मतलब विकास बिल्कुल नहीं करना, ऐसा भी नहीं है। हमारे गढ़चिरौली ज़िले में भी सुरजागढ़ में जो एक माइनिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी बातें भामरागढ़ में भी माइनिंग प्रोजेक्ट करने की हो रही है। तो माइनिंग प्रोजेक्ट को पूरी तरह से उसका विरोध करना, यह भी मुझे लगता है कि एक सही दृष्टिकोण नहीं होगा, राइट पर्सपेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि डेवलपमेंट भी आवश्यकता है। और चूँकि मैं इस जनजातीय इलाकों से आता हूँ, क्योंकि मेरा जो गांव है वो, और ये सारा इलाका ही जो है, जो वन ऑफ द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जिनको PVTGs जिन्हें कहा जाता है, उन वह जो ग्रुप से संबंधित लोग हैं, वह प्रमुखता से मेरे गांव में, इस इलाकों में बसते हैं। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि नहीं, उनको विकास की आवश्यकता तो है नहीं, ये तो शहर के विकास की परिकल्पनाएं जो है हम ले जा कर के उन पर लादना चाहते हैं। अब हो सकता है कि उनकी सभ्यता, उनकी भाषा, उनके रहने के तरीके, उनके जीवन के तरीके, उनकी सुरक्षा ज़रूर होनी चाहिए। उनके सन त्यौहार जो होते हैं, उनके पूजा के जो स्थल है, क्योंकि वे पेड़, पत्थर और नदियों की, इन सब चीज़ों की पूजा करते हैं। अगर वास्तविकता देखें तो भारत के सभी समुदायों में जो पेड़ है, पत्थर है, पर्वत है, नदियाँ है, इनकी तो पूजा होती है। और वह जनजाति समुदायों में भी इन सब स्थानों की, इन सब स्थलों की पूजा होती है। उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। उनकी श्रद्धा से जुड़े हुए जो भी पहाड़ होंगे, जो नदियाँ होंगी, जो पेड़ होंगे, उनका बहुत ज़्यादा विनाश नहीं होना चाहिए, या विनाश नहीं होना चाहिए। इस दिशा से कोशिशें होने की आवश्यकता है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें विकास भी चाहिए, क्योंकि भारत जैसे सबसे बड़ी आबादी वाले देश का विकास हुए बिना लोगों के जीवन मान में, लोगों की जो हम कहते हैं कि मौलिक सुविधाएं जो है, उनकी पायाभूत सुविधाएं जिसे हम कहते हैं, उन सुविधाओं को उन तक मुहैया कराना हमको संभव नहीं होगा। इसलिए विकास बनाम पर्यावरण, यह एक विभेद न हो करके वो एक पैरेलली, एक समानांतर दिशा से अगर चले, इसका मतलब क्या हुआ कि जब अनेक सारे जो विकास के प्रोजेक्ट्स या प्रकल्प हम जब शुरू करते हैं, उन विकास के प्रकल्पों के साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वहाँ की वन संपदा जो है, वहाँ का पर्यावरण जो है, वहाँ का जो नेचर है, वहाँ का निसर्ग जो है, उसकी सुरक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए। उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है आघात नहीं होना चाहिए, और वहाँ की जो एक हम ओरिजिनलिटी है उस प्लेस की, उसे बने रहना चाहिए। मुझे लगा कि मैं गांव आया हूं और इतनी सुंदर नदी के किनारे मैं आज यहाँ पर खड़ा हूं, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से संवाद करूं। मुझे लगा मुझे लगता है मुझे यहाँ पर अभी रुक जाना चाहिए, लेकिन यह वीडियो अगर आपको पसंद आता है, क्योंकि मैं अनेक सारे विषयों पर सतत इस प्रकार से प्रयास करता रहता हूँ, अनेक सारे जो मुद्दे हैं वो आप तक लाने के प्रयास करता रहता हूँ। अगर यह वीडियो अगर आपको पसंद आता है, तो मेरी आप सबसे अनुरोध मेरा है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जो है उसको भी दबाएं, ताकि इस प्रकार के जो नए मैं वीडियोस करना चाहता हूँ, वह वीडियोस का जो एक
नोटिफिकेशंस है आप तक पहुँचे। इसी के साथ में मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आज हमने 26 नवंबर 1949 को संविधान का स्वीकार किया था और इस 26 नवंबर 2023 में हमने संविधान को स्वीकारे हुए हमारे 74 साल पूर्ण हुए, 74 ईयर्स हमने कंप्लीट किए हैं। अब हम 75वें साल की ओर अग्रसर है। तो यह इस 26 नवंबर 2023 से लेकर के 26 नवंबर 2024 तक के ये जो एक साल का समय जो है, ये ये जो अमृत महोत्सव का समय है हमारे संविधान को स्वीकारे हुए। इस समय में मैं जो संविधान पर 75 लेक्चर्स करना चाहता हूँ, उसकी शुरुआत मैंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का जो महापरिनिर्वाण दिवस था 6 दिसंबर, उससे की। वह मैंने पहला वीडियो किया और इस प्रकार के वीडियोस मैं करता रहूँगा और 75 लेक्चर्स जो है संविधान के विविध आयामों पर मैं करने वाला हूँ। इसलिए आपसे अनुरोध है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि आपको इस प्रकार के नोटिफिकेशंस नियमितता से मिलते रहे। आपने मुझे सुना, इसलिए धन्यवाद।